जब राजनीति का सवाल आता है तो ये एक ऐसी राजनीतिक रणभूमि है जहाँ अच्छे अच्छे धुरंधर गुमनाम हो गए, लेकिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नसीम खान साहब, जिनकी राजनीतिक कामयाबी की मिसाल ये है कि वो आज महाराष्ट्र की 2 अहम मंत्री पद संभाल रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल ये कि जब आपने एक्टिव पॉलिटिशियन के तौर पर अपनी शुरुआत की और अब तक सर क्या गोल था, क्या मकसद था जो आपने हमेशा अपने जहन में रखा? नहीं, एक ही सबसे बड़ा मकसद था लोगों की खिदमत करना, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के जरिए हमने पिछले 20-25 सालों से यूथ कांग्रेस के ज़माने से अलग अलग सतह पर रहते हुए और लोगों को हक और इंसाफ मिल सके, उसके लिए काफ़ी लड़ाई लड़नी पड़ी और लड़ते आ रहे हैं। कोशिश ये रही कि कल की खिदमत, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों की खिदमत करने का काम किया जा सके, वो मकसद लेके शुरुआत की गई। और खासकर जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनसे लोगों को बचाया जा सके और फिरका परस्ती को दूर किया जा सके। फिलहाल माइनॉरिटी डेवलपमेंट का एक पद संभाल रहे हैं, जहाँ माइनॉरिटी का सवाल आता है तो बहुत सारी फिरका परस्त ताकतें उस इशू को पूरी तरह बनाने की कोशिश करती हैं, ब्रेन वॉश करके। तो इन सारी ताकतों के होते हुए आप माइनॉरिटी का डेवलपमेंट के बारे में क्या प्रोग्रेस सोच रहे हैं? नहीं, बहुत सारे काम, बहुत सारी नई स्कीम्स लाने में हम कामयाब रहे हैं, और कांग्रेस रूल गवर्नमेंट होने की वजह से माइनॉरिटीज के लिए बहुत सारे ऑप्शन खुले रहते हैं। और कांग्रेस की हमेशा से नीति रही है, कांग्रेस की हमेशा से विचारधारा रही है कि दबे कुचले और अल्पसंख्यक हों, दलित हों, ओबीसी हों, सभी समाज के लोगों को, सभी क्लास के लोगों को उनके फला बहबूद के लिए, उनके तरक्की के लिए नए नए निर्णय लिए जा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा स्कीमें लाई जा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सके। तो उसी मकसद के तहत सच्चर कमेटी की सिफारिश आने के बाद और प्रधानमंत्री की 15 पॉइंट प्रोग्राम पूरे मुल्क में लागू होने के बाद में महाराष्ट्र सबसे पहला राज्य है जिसने माइनॉरिटी डेवलपमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट एक अलग मंत्रालय बनाया। और डिपार्टमेंट हमारे पास जब से आया है लगभग 99 से, हमने 2009 से और काफ़ी काम करने में हम लोग कामयाब हुए हैं। नई नई स्कीम लाए हैं, चाहे फिर वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे फिर बेरोजगारों को नौकरी के लिए खड़े करने की सतह पे काम करने के लिए और नई नई स्कीम लाने की बात हो, चाहे फिर मुख्य धारा में लाकर उनके लिए अलग अलग सतह पर जो बेरोजगार नौजवान हैं सरकारी नौकरियों में उनको भर्ती के लिए पुलिस ट्रेनिंग देने की बात हो। इस तरह से बहुत सारी स्कीमें लाने में हम लोग कामयाब हुए हैं। पिछले 2 सालों में 42 ITI जो गवर्नमेंट की ITIs हैं, जो गवर्नमेंट की कॉलेज हैं ITI, उसमें हमने सेकेंड शिफ्ट से माइनॉरिटीज के लिए शुरू करने का फैसला किया और 2 साल से पूरे महाराष्ट्र में मुंबई से 42 ITI शुरू करने में हम कामयाब हुए हैं। अगर अल्पसंख्यक का सवाल आता है तो मुसलमानों का नाम अल्पसंख्यक के तौर पर ही लिया जाता है और एक बड़ी तादाद मुसलमानों की आज भी BPL के पीछे रह रही है। डेवलपमेंट में ये एक बड़ी चुनौती नहीं है? एक चुनौती है, इसीलिए तो ये डिपार्टमेंट के जरिए नई नई स्कीम लाई जा रही है। चाहे फिर जितने माइनॉरिटीज के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको प्रमोट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम शुरू की गई है। हर माइनॉरिटीज के जितने भी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हर साल 2 लाख रुपया बुनियादी सहूलत के नाम पर सरकार दे रही है। उसके बाद में उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप की स्कीम शुरू की गई है। प्री मैट्रिक से लेकर पोस्ट मैट्रिक तक की सेंट्रल और स्टेट दोनों ने मिलकर अलग अलग स्कीमें शुरू की हैं। आज 14 लाख से ज़्यादा माइनॉरिटीज के नौजवानों को, स्टूडेंट्स को उस स्कीम का फायदा महाराष्ट्र के अंदर हुआ है पिछले 3-4 सालों के अंदर। तो कुल मिलाकर कोशिश, और जहाँ तक आप तकलीफ की बात करते हैं तो हर काम नए काम करने में तकलीफ का सामना तो करना ही पड़ता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री है जो महाराष्ट्र में पहले टेक्सटाइल से पहचाना जाता था गुजरात के बाद, और खास करके मुंबई में टेक्सटाइल की धूम थी। पिछले कुछ सालों से यानी 10-20 सालों से वो इंडस्ट्री एकदम ठंडी पड़ी हुई है। तो आप एज ए टेक्सटाइल मिनिस्टर अपने तौर पर क्या कदम उठा रहे हैं उस इंडस्ट्री के लिए? पिछले दिनों महाराष्ट्र राज्य में नई 202 नीति लाने में हम लोग कामयाब हुए हैं, और एक ऐसी नीति जो पूरे देश के किसी भी राज्य में इस तरह की पॉलिसी नहीं होती। पहली बार महाराष्ट्र के अंदर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जीनिंग से लेकर जीनिंग प्रेसिंग से लेकर रेडीमेड गारमेंट तक के क्षेत्र में जितने भी लोग यूनिट्स लगाएंगे, जो कापूस उत्पादक क्षेत्र हैं जैसे विदर्भ है, मराठवाड़ा है, खानदेश है, इन क्षेत्रों में कैपिटल सब्सिडी 10% कैपिटल सब्सिडी देने का हमने फैसला किया है। और पूरे महाराष्ट्र में जितने भी
उद्योग लगाए जाएंगे और वो जो लोन लेंगे, बैंकों से लोन लेके कर्ज लेकर लगाएंगे, उनको 12% तक ब्याज सहूलत देने का फैसला किया गया है। 12% तक ब्याज की सब्सिडी पूरे महाराष्ट्र में टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी सेक्टर हैं सभी सेक्टर को देने का फैसला किया गया है। तो इससे एक क्रांति हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में आएगी। 2 महीने पहले ही नई पॉलिसी लाने में हम लोग कामयाब हुए हैं। इस पॉलिसी के आने के बाद चाहे पावरलूम क्षेत्र हो, चाहे हैंडलूम क्षेत्र हो, चाहे स्पिनिंग का क्षेत्र हो, चाहे प्रोसेसिंग के दूसरे जो यूनिट्स हैं, रेडीमेड गारमेंट है, इनमें काफी उत्साह देखने को मिला है। सभी जगह इस स्कीम का स्वागत हुआ है और काफी निवेश, 40,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश इस नई नीति आने के बाद पूरे राज्य में होगा और 12 लाख से ज्यादा बेरोजगार लोगों के लिए नौकरी उपलब्ध होंगी। तो एक बहुत बड़ी ब्रॉड लेवल की एक नई वस्तुउद्योग नीति इस राज्य को मिली है और इसका फायदा पूरे महाराष्ट्र में होगा। आपकी क्या राय है हज सब्सिडी के बारे में? क्या ये फायदेमंद है या इसके ना देने से कोई खास तरह मुसलमानों को नहीं पड़ेगा? मुसलमानों ने कभी मांग नहीं की इस मुल्क के अंदर कि हज जैसे जगह पे जाने के लिए, हज करने के लिए हमको सरकार से कोई रियायत मिले। लेकिन एक बात जरूर है कि हिंदुस्तान के जो हाजी हज पे जाते हैं उनको और ज्यादा से ज्यादा सहूलत कैसे मिल सकती है। हज के जो अरकान है जैसे मदीना में, मक्के में, मीना में, वहाँ पे जो उनको रिहाइश की परेशानियां होती हैं, दूसरी ट्रांसपोर्टेशन की दुश्वारियां होती हैं, कहीं ना कहीं सेंट्रल हज कमेटी को एक कमेटी बनाना चाहिए, एक स्टडी ग्रुप बनाना चाहिए और हाजियों को जो होने वाली परेशानियां हैं वो उनको कम से कम उन परेशानियों से निजात दिलाई जा सके, इसकी कोशिश सेंट्रल हज कमेटी ने करना चाहिए। इसके लिए हमने पिछले दिनों चिट्ठी भी लिखी है और मांग भी की है सेंट्रल हज कमेटी से। रियासती लेवल पे तो आप पूरे जोर शोर से काम कर रहे हैं, लेकिन मुल्की लेवल पे अगर माइनॉरिटी डेवलपमेंट की बात की जाए, टेक्सटाइल की बात की जाए या किसी और सेक्टर की बात की जाए, तो क्या कदम उठा रहे हैं फर्दन तौर पर, पर्सनल तौर पर नसीम खान साहब? नहीं, बहुत सारे सेंट्रल केंद्र की सरकार ने टफ स्कीम पूरे देश में लागू की है। पिछले साल भी लागू थी, इस साल भी 8 दिन पहले ही एक्सटेंड किया है अगले साल के लिए। तो उस टफ की योजना के आने के बाद कई हजार करोड़ का फायदा पूरे मुल्क के टेक्सटाइल जगत के लोगों को हो रहा है और उसका लोगों ने बहुत ही वार्म वेलकम किया है, उसका स्वागत किया है। और भारत की सरकार की वस्तुउद्योग जो नीति है उसमें बहुत सारे फायदे लोगों को है और नीति बहुत अच्छी है और लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। और सभी राज्य में खास करके पावरलूम बुनकर जो है, हैंडलूम बुनकर जो है, उनको काफी फायदा हो रहा है। उनके जो 50,000 तक के लोन थे वो माफ करने का फैसला केंद्र की सरकार ने पिछले साल लिया है और आज पूरे देश के अंदर आप देखेंगे कि 50,000 का जो हथकरघा बुनकर लोन लेके काम किया था आज उसका माफ हो रहा है। कई हजारों करोड़ रुपया माफ करने का काम केंद्र की सरकार ने किया है। तो केंद्र की जो वस्तुउद्योग विभाग है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, नई नई नीतियां ला रहा है, जिससे वस्तुउद्योग जगत में पूरे देश में काफी अच्छा फायदा हो रहा है। सर, आखिरी सवाल ये है कि सियासत से लोग कभी बदजन भी हो जाते हैं और कभी कभी सियासतदानों से उन्हें फायदा भी हो जाता है। सर, पॉलिटिक्स से नई जनरेशन जो है, नई पीढ़ी जो है, वो काफी हद तक नाराज है। तो नई पीढ़ी के लिए आपका कोई मैसेज पॉलिटिक्स को लेकर? देखिए, नाराज होने से या घर बैठने से काम नहीं चलता। नई पीढ़ी को, खास करके युवकों को आगे आना चाहिए। जब तक आप आगे नहीं आएंगे, सारी चीज को आप समझेंगे नहीं, तब तक आपको लोग गलतफहमी का शिकार बनाते रहेंगे। ये जरूर है कि कुछ राजनीतिक लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों के हित में काम नहीं करते हैं। इसकी शिकायतें बहुत सारी आते जाती हैं। हमारे देश में लोकतंत्र है, जो काम करता है लोग उसके साथ खड़े रहते हैं, जो काम नहीं करता है लोग उसको चुनाव में हरा देते हैं। इसीलिए तो हर 5 साल में चुनाव है। इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र का फायदा लोगों को उठाना चाहिए और खास करके युवकों को आगे आना चाहिए। निराश होकर काम नहीं चलेगा, उन्हें आगे आना चाहिए। ये राजनीति किसी की विरासत नहीं है। राजनीति में हर आदमी का हक बनता है कि हम इस देश के नागरिक हैं और हमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें हिस्सा लेना चाहिए। जितना हो सके उतना जुड़कर खुद का भी काम करना चाहिए और लोगों का और अपने क्षेत्र का, शहर का, देश के लिए कुछ न कुछ अपना योगदान जरूर देना चाहिए। इस वक्त कैमरामैन विनय दुबे के साथ नूरुद्दीन नामदार, न्यूज़।